Hi everyone, today we are going to start a new chapter chemical bonding, and in this chapter we discuss only basics part. Advanced part chapter is chapter 3. In this video we discuss level 1 question 1 to 10. Let's start from question 1. Question 1 में हमें क्या बोला गया है? The combination of atoms takes place so that हमारे पास किसी भी केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक एटम है, सिमिलरली यहाँ पर भी दूसरा एटम है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन और इस एटम के इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, रिपल्शन लगा रहे होंगे। सिमिलरली ये दोनों न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे यदि इन दोनों एटम्स को अपन एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें, तो ये हमारा रिपल्शन फोर्स है। बट इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा। दिस फोर्स इज अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब अट्रैक्शन फोर्स हमारा रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है, यानी अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे? रिपल्शन से। तो हमारा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, बॉन्ड फॉर्म्ड। बट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या होगा? स्टेबिलिटी अचीव करना चाहिए, तभी तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन होगी। तो आप यदि पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। अब हमारे पास दोनों के दोनों जो एटम्स है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस के लिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारे पास अपोजिटली चार्ज होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो आप जैसे जैसे एटम्स को पास लेके आएंगे तो रेडियस क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। रेडियस डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, बट पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव टर्म में आ रही है इन अट्रैक्शन फोर्सेज, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि आप नेगेटिव में यदि नंबर बढ़ाते हैं, जैसे कि नंबर चेन में लेट से यहाँ पर -51 था, बट जैसे रेडियस डिक्रीज करी तो ये -151 हो गया। तो हमारे पास मोर नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हो, यानी अट्रैक्शन फोर्स में एटम्स को जैसे जैसे पास लेके आ रहे हो, वैसे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपली अपन कम्बिनेशन ऑफ एटम क्यों कर रहे हैं? अपन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको बोला जाए कि एटम ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल, तो आप बोलेंगे एटम्स रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, वो कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिससे कि क्या हो जाते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है N2O हैज़ ए लीनियर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट मे बी thought of as a hybrid of two resonance forms. If a resonance form must have a satisfactory Lewis structure, which two of the five structures shown below are the two resonance forms of N2O? तो सबसे पहले लुइस बेसिस पे बोला गया, तो लुइस स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड था? ऑक्टेट रूल पे बेस्ड था, कि हमारे पास हर एक एलिमेंट जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही रखेगा। जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो स्ट्रक्चर लुइस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपने पास देखें इस नाइट्रोजन पे ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बाहर है और दो 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 हर एक बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बट इस वाले नाइट्रोजन की यदि अपन बात करें तो इसके सराउंडिंग में 5 बॉन्ड है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि लुइस रूल को फॉलो नहीं करते। तो लुइस स्ट्रक्चर ये तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, तो ये नाइट्रोजन हमारा लुइस रूल फॉलो कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और इस नाइट्रोजन पे देखें तो कोई लोन पेयर नहीं है, बट ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हर एक एटम जो है वो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 8 इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में ऑक्टेट कंप्लीशन कर रहे हैं। इसलिए लुइस रूल को फॉलो करने वाला स्ट्रक्चर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बच्चों को एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन और यहाँ पर ओ है, अब सिंबल में यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, बट N2O जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर एक माइनस भी होना चाहिए था। तो
करेक्ट फॉर्म में दिया जाना चाहिए था, बट यहाँ पे लोन पेयर जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लोन पेयर। तो यदि आप इसका स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से करेक्ट वे में बन सकता है यदि आप बनाए तो, बट आपने यहाँ पे लोन पेयर रिप्रेजेंट कर रखा है, वो उसी की वेजिस पे आया है। तो ये अपन यदि स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो हमारे पास 2 2 और एक 1। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 2 और एक 1। ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपने को क्या चाहिए? ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या करेगा? ये 2 बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, इसने सॉरी यहाँ पर ये कर लेगा, यहाँ पर नेगेटिव नाइट्रोजन पे आएगा ना कि ऑक्सीजन पे। अब हमारे पास देखिए इस नाइट्रोजन के पास में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो मिडल में बचे हुए हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसने क्या किया? सिंगल बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है नाइट्रोजन का, ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, यानी कंप्लीटली डोनेट कर देगा। तो इस नाइट्रोजन के पास में कितने एडिशनल क्या बच जाएंगे? लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, जो कि उसके बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए। तो वो 4 लोन पेयर यहाँ पर रिप्रेजेंट ऑलरेडी किए हुए। तो इस स्ट्रक्चर को यदि आप गौर से देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसके पास कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर ये रहा, सेकेंड ये रहा। ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स में से केवल 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज़ हो चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या हो रहा है कि इस नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करेक्टली दिया हुआ है, जिसको आप मोर सिस्टमेटिक वे में या प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना चाहे, फॉर्मल चार्जेस जो होते हैं, तब ये वाला करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज या कंपाउंड इज नॉट हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट ना हो। तो अपने पास सबसे पहले देखिए CH3 प्लस कार्बोकेटाइन है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होते हैं। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है ये, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। NH2 प्लस की भी बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। बट यहाँ पर B2H6 की बात करें तो B2H6 जो बनता है वो किससे बन रहा है? BH3 का, फॉर BH3 मिल रहा है। BH3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 ही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। बट B2H6 एज ए कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पर देखिए कि जो B2H6 का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है कि BH3 कि ये जो हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर जो मिडल में हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन दोनों तरफ पेयरिंग करेगा इस तरह से कि इस हाइड्रोजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कभी इस बोरोन के साथ, कभी उस बोरोन के साथ, कभी इस बोरोन के साथ, कभी उस बोरोन के साथ, यानी एट अ टाइम ये किसी भी एक बोरेन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज़ नहीं होगा। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि B2H6 इस बोरोन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल? एक बोरोन के लिए 8, तो 2 बोरोन के लिए 16 होने चाहिए थे। बट यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी ओनली 12 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में अवेलेबल है। रिक्वायर्ड कितने थे ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए? रिक्वायर्ड थे 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर B2H6 में 16 इलेक्ट्रॉन अचीव नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट AlF3 मॉलिक्यूल की अपन बात करें, AlF3 में ये किससे फॉर्म होता है? ये एल्यूमिनियम 3+ और 3F- से। अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम 3+ है और F- है, दोनों के दोनों ही क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होंगे, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
यानी हाइपोवैलेंट कंसिडर इनको नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें बोला गया है N2CO हैज़ 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोसिल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोसिल आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्रोसिल साइनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोसिल साइनाइड में क्या है कि सबसे पहले तो नाइट्रोसिल ग्रुप यानी सिंपल N डबल बॉन्ड O, और साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको C ट्रिपल बॉन्ड N से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली नाइट्रोसिल आइसोसाइनाइड की बात करें, नाइट्रोसिल तो वही है N डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनाइड जो होता है जस्ट इसका रिवर्स होता है N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे +1 चार्ज और यहाँ पर -1 चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड N, N यहाँ पर एरो ये C, NC आइसोसाइनाइड का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा। इसी तरह केस में आइसो नाइट्रोसिल की बात करें, जैसे यहाँ पे आइसोसाइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी थी, वैसे यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास N इधर आ जाएगा और O उधर आ जाएगा, तो N डबल बॉन्ड O। इसके बाद साइनाइड तो है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन से किसकी तरफ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे पास +1 चार्ज इस पे है और -1 चार्ज इस पे। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको दी गई। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, यानी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, चार्ज स्ट्रक्चर से हमेशा। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो नाइट्रोसिल साइनाइड जो है NOCN है, वो दोनों स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में क्या न्यूट्रल है। यहाँ पर कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं है। यहाँ पे +1 -1 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी +1 और -1 चार्ज जनरेट हो रहा है, बट ऐसा नाइट्रोसिल साइनाइड में कुछ भी नहीं है। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ONCN की होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NO3- आयन। तो देखिए NO3- आयन जो बना है वो H+ रिमूव करके बना है, किससे, नाइट्रिक एसिड से। तो यदि आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इससे आप H+ निकाल दें, H+ निकल जाए यानी ये अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देके निकल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा O-N डबल बॉन्ड O इस तरह से। ठीक है, जिसको मोर और लेस आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। तो ओवरऑल चार्ज यदि इस पर बोला जाए, ओवरऑल चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास यहाँ पर -1 होगा, जैसे कि NO3- बोला गया इसको। फिर अपने को बोला गया फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो किसी भी तरह रेजोनेंस कराओगे तो हर ऑक्सीजन पे मैक्सिमम -1 ही चार्ज आ सकता है। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन +1 है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है केवल दो ऑक्सीजन्स के बीच में ही रोटेट कर सकते हैं, या इसका भी इसके दो रोट के बीच में रोटेट कर सकता है। तो आप कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हो, NO3- का यदि आप करोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई, इसको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर O- बना दिया, जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा इधर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये O- डबल बॉन्ड O। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यदि आप चार्ज भी लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और रियल हाइब्रिड में ये बॉन्ड डॉट डॉट कर देंगे और यहाँ पर -½ और -½ हो जाएगा। ये हमारा रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, NO3- का। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो केवल ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। तो सिंपली अपन कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा और ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 है। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके लिए ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा इस तरह से।
अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है लोन पेयर सिंगल पाई की तरह। तो यदि आप रेजोनेंस भी कराएंगे इसका, तो किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो सकती है कि ये जो नेगेटिव लोन पेयर है ये यहाँ पे जाके यहाँ आ जाए। तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ में तो क्या हो गया, 3 बॉन्ड बन गए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से भी इसकी ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ओवरऑल इनका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा। सेम चीज़ अपने को देखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर्स हैं और एक बॉन्ड पेयर है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये भी कंप्लीट ऑक्टेट है और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर केवल एक ही लोन पेयर है, तो ये वाला जो अरेंजमेंट जो दिया हुआ है ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपने को देखें यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कंप्लीट देखें तो यहाँ पर देखिए 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 2 बॉन्ड पेयर है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो ये वॉयलेशन हो रहा है लुईस रूल का कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे 2D भी प्रेजेंट नहीं होता है, 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। 3D वैकेंट ऑर्बिटल यदि होते जैसे सल्फर होता है यहाँ पे तो वैलेंसी फिर भी एक्सटेंड कर सकता था। तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 7th, इसे बोला गया अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन 4 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबका बना लेना है। CO3 2 माइनस के यदि आप बात करेंगे तो CO3 2 माइनस में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कार्बन है इसके चारों तरफ ऑक्सीजन आपने लगाए, अब नेगेटिव चार्ज है 2 माइनस, तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला गया O माइनस O माइनस। अब इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल रिक्वायरमेंट किसकी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की है। तो हमारे पास कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या जाएगा, एरिया में आ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये भी बॉन्ड बना लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये न्यूट्रल ऑक्सीजन जो है उसके साथ कंबाइन करेंगे तो उस ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब शेयरिंग हो चुकी है तो यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आप चेक कर सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर CO3 2 माइनस का। सिमिलर फैशन में अपन NO3 माइनस का बनाएंगे। NO3 माइनस का अपन स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरह का आएगा। PO4 3 माइनस का यदि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास O माइनस और O माइनस आ जाएगा। तो इन सब में देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 4 है। यहाँ पर आप बॉन्ड पेयर यदि बोले तो 4 है। सिमिलरली यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर कितने, 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 है तो बॉन्ड पेयर 5 हो जाएंगे। तो 4 से ज़्यादा किस में हो रहे हैं, ऑप्शन सी में हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इसमें बोला गया सॉलिड NaCl इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। तो हमारे पास जो NaCl है ये आयनिक सॉलिड है। ठीक है, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड का सिंपल मीनिंग क्या है कि हमारे पास Na प्लस कैटायन और एनाइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जिससे ये एक दूसरे को होल्ड करके वहाँ पे रखे हुए हैं। बट कंडक्टेंस किससे डिटरमाइन होती है कि कंडक्टेंस सिंपली मीनिंग होता है कि हमारे पास जो भी आयंस है उनकी मोबिलिटी कितनी है, वो फ्रीली कितने मूव कर सकते हैं। तो फ्रीली मूव करने के लिए क्या ज़रूरी है कि Na प्लस और Cl माइनस इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है उसको ख़त्म करके इनको अलग अलग क्या करा जाए, दूर किया जाए। जो अपन कर सकते हैं किससे, सॉल्वेशन से। सॉल्वेशन में क्या होता है कि इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है और हर एक आयन के चारों तरफ हाइड्रेशन हो जाता है। अब जो हाइड्रेशन होने से हमारे पास कैटायन और एनायन जो है वो अलग अलग हो गए, तो ये फ्रीली अपने अपने लेवल पे क्या हो रहे हैं, मोबाइल हो चुके हैं, घूम रहे हैं सॉल्यूशन में। तो वहाँ पर क्या होगी, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टेंस शो करते हैं केवल उनके एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस या फ्यूज्ड स्टेज में। एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस शो करते हैं,
शो कंडक्टेंस। बट यदि सॉलिड स्टेट में है तब वहाँ पर फ्री आयंस अवेलेबल अपने को नहीं है। फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शंस देखते हैं। इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस, तो ये फॉल्स है, आयंस तो है बट वो फ्री नहीं है। NaCl सॉलिड जो है वो कोवलेंट है, नहीं वो आयनिक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर बोलते हैं सॉलिड NaCl देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ आयंस, हाँ तो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस वहाँ पर नहीं है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में वहाँ पे रहेंगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे आयंस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू रीज़न है बैड कंडक्टर होने का, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9th, इसमें बोला गया है एन आयनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। तो आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि A+ इजीली बने और B- इजीली बने और इनके बीच में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हो। तो A+ इजीली बने इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सके। सिमिलरली यहाँ पर जो B नेगेटिव बन रहा है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B शुड बी हाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10th, इसमें बोला गया ए कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ A, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज +2, B इज +5 एंड C इज -2, द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो हमारे पास A, B, C के ऑक्सीडेशन नंबर अपने को दिए गए, तो अपने को क्या पता करना है, कंपाउंड का फॉर्मूला पता करना है। तो सिंपली अपन यहाँ पर देखेंगे कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड यदि है तो उसके सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को अपन उसमें पुटअप करते हैं तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A क्योंकि 3 एटम्स है। सिमिलरली यहाँ पर 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A +2 है, यहाँ पर 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B यानी 5 प्लस ये हो जाएगा -2 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 6 प्लस ये हो गया 20 -2 इंटू 2। तो ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा जबकि 0 होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। सिमिलरली आप बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में देखिए, इसमें बी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 इंटू ए का ऑक्सीडेशन नंबर यानी +2, फिर आप क्या करेंगे प्लस बी हमारे पास 5 है प्लस सी हमारे पास क्या है 4 इंटू -2, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये 6 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 5 - 8 इंटू 2, तो 6 प्लस -3 इंटू 2, तो 6 - 6 हो जाएगा 0। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में अपन यदि ए बी सी की ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है 0, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास ये करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा इन रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।